दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षाओं के लिहाज से है, जो कि संबंधित है आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से यानी कि ऑर्डिनेंस से। दोस्तों आपको मालूम है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है वो हमारी पार्लियामेंट में होता है और पार्लियामेंट क्या करती है, विधि को बनाती है और राष्ट्रपति उस पर जब तक हस्ताक्षर नहीं कर देता है तब तक कोई भी बिल जो है वो एक्ट के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि मान लीजिए कि संसद का सत्र न चल रहा हो और उसी समय हमें किसी एक विशेष मुद्दे पर कानून बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, तो उसका सलूशन क्या होना चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाते समय इसी बात का जिक्र किया है अनुच्छेद 123 में, यानी कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फॉर प्रेसिडेंट आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसी की चर्चा हम लोग आज की अपनी क्लास में करेंगे और हेडिंग आप बनाइएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश। दोस्तों जो अध्यादेश है, देखिए पॉइंट वाइज जब हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट वाइज अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी यहां पर महत्वपूर्ण बातें होती हैं आपको ऑर्डिनेंस से संबंधित, तो राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस होता है ये भी क्या होता है, पहले थोड़ी सी बेसिक बातों को समझते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो अध्यादेश जो होता है एक प्रकार के कानून निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है यह? कानून निर्माण की यह भी एक प्रक्रिया होती है, कानून निर्माण की प्रक्रिया है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा और मैं समझता हूं कि आपके मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि आखिर जब यह भी कानून निर्माण की एक प्रक्रिया है तो क्या जो संसद विधि बनाती है ठीक उसी तरीके से होता है या पैरेलल ये भी चल सकता है। तो जो आपका पहला सवाल था कि क्या संसद के द्वारा बनाई गई विधि की तरह ही ये भी काम करता है, तो बिल्कुल ये जैसे संसद कानून बनाता है ठीक उसी तरीके से उतना ही प्रभावी राष्ट्रपति का अध्यादेश भी होता है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न आपके मन में आया है कि क्या राष्ट्रपति का अध्यादेश और संसद के द्वारा बनाई जाने वाली जो कानून की प्रक्रिया है क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं, क्या दोनों पैरेलल चल सकता है? तो यहां पर आपका आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि पहला पॉइंट आप यहां पर समझिएगा कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है और पार्लियामेंट के बनाया गया कानून है ये दोनों प्रभावी कैसे होते हैं, तो दोनों सिमिलर प्रभावी होते हैं। मींस जो संसदीय कानून होता है, संसदीय कानून पार्लियामेंट्री एक्ट होता है संसदीय कानून, और राष्ट्रपति का अध्यादेश ये समान रूप से प्रभावी होता है। ध्यान रखिएगा, अध्यादेश समान रूप से प्रभावी होता है ये। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रभावी होने का मतलब है कि अभी हम लोग जब इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ लेंगे तब इस बात को आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन क्या दोनों ये प्रक्रिया जो संसदीय कानून है और राष्ट्रपति का अध्यादेश है क्या यह दोनों समानांतर होता है? क्या यह दोनों समानांतर होता है, मतलब कि साथ साथ यह काम करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा साथ साथ काम करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका नहीं। यानी कि संसदीय कानून जो है ये एक अलग प्रक्रिया होगी बनाने की प्रक्रिया, और जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो एक अलग प्रक्रिया होगी। अब इसी बात को थोड़ा सा हम लोग अगर दूसरे शब्दों में समझें तो संसदीय कानून जो होता है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया होती है, सामान्यतः होती है, और हम इसी के तहत कानून का निर्माण करते हैं दोस्तों। लेकिन जो दूसरा है राष्ट्रपति का अध्यादेश ये हम कब उपयोग करते हैं, जब सदन सत्र में न हो, सत्र में न हो, अर्थात इसमें हम लोग कह सकते हैं
कि विषम परिस्थिति में, ये कैसी परिस्थिति होती है, सामान्य नहीं, ये कैसी होती है, यह विषम परिस्थिति होती है। और विषम परिस्थिति में हम क्या करते हैं, कानून का निर्माण राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए हम इस कानून का निर्माण कर लेते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे या इसी बात को अगर हम लोग कहें तो समान रूप से प्रभावी तो होता है, लेकिन यह कैसा होता है, तो यह अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक होता है इसका प्रभाव। अब कैसे होता है कि अल्पकालिक होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। एक्चुअली जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करता है, जारी करने की कुछ समय सीमा इसको दी जाती है और संसद के दोनों सदनों से इसको पारित होना आवश्यक होता है, तभी जाकर के ये आगे भी काम करता है। अदरवाइज ये कुछ निश्चित समय में अर्थात मैक्सिमम 6 महीना 6 सप्ताह के भीतर ही क्या होता है, यह डेड हो जाता है, अगर दोनों सदनों से इसको अनुमति नहीं मिलती है तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं संविधान में इसके प्रावधान की। तो प्रावधान इसका संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है, तो अनुच्छेद 123 है, आर्टिकल 123 है, जहां पर राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि एक सिमिलर स्टेट में भी पोस्ट है गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की। तो क्या राज्यपाल के पास भी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर होती है या नहीं, तो बिल्कुल होती है। और यह जो होता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल को यही शक्ति किस आर्टिकल में मिलती है, तो जो यहां 1, 2 और 3 लिखा है, इस 2 को पहले रख दीजिएगा तो 2 हो गया और 1 और 3 जो रहेगा वो सेम पोजीशन पर रहेगा। तो आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या मिलता है, इसको यहां पर ऑर्डिनेंस का प्रावधान किया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है राज्यपालों को। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा पॉइंट आप जरा समझिएगा कि जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है वो आखिर कब जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि यह कब जारी कर सकता है, तो इसको जारी करने की सबसे जो एक आइडियल टाइम होता है वो होता है कि संसद का सत्र न चल रहा हो। क्या लिखेंगे, जब सत्र न चल रहा हो, जब सत्र न चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो, कानून निर्माण की आवश्यकता हो, कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तो उसी दौरान क्या कर सकता है, कानून निर्माण की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश को जारी कर सकता है। और वो उसी तरीके से कार्य करेगा जिस तरीके से संसदीय कानून काम करता है, लेकिन यह अल्पकाल के लिए होता है, कुछ समय तक ही ज्यादातर ये प्रभावी होता है। अब यहां पर आप बात करते हैं कि इसके लिए कुछ सीमाएं दी गई हैं, कब जारी कर सकता है। तो मोटा मोटा हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो तभी क्या करता है कि राष्ट्रपति इस प्रकार के किसी भी अध्यादेश को जारी कर सकता है। अब यहां पर जारी करने के लिए कुछ सीमाएं दी गई हैं और राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या फिर कम से कम एक सदन सत्र में न चल रहा हो। अब यहां पर सत्र न चल रहा हो, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि संसद का सत्र न चल रहा हो, जब दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, या फिर इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, या कम से कम, या फिर कम से कम एक सदन का, कम से कम एक सदन का सत्र न चल रहा हो,
एक सदन का सत्र न चल रहा हो, मीन्स क्या हो गया कि अगर दोनों हाउस का सेशन नहीं चल रहा है, एक तो ये भी हो सकता है, या कम से कम एक सेशन का, एक हाउस का सेशन न चल रहा हो, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। अगला पॉइंट क्या होना चाहिए इसकी सीमाओं को लेकर के, तो राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए। ये एक पहली लिमिट आपको यहां पर लगाई गई है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन यहां पर हो जाएगी कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए। राष्ट्रपति संतुष्ट हो, किस बात से संतुष्ट हो, कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि कानून बनाना अति आवश्यक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि, ऐसी परिस्थिति है कि कानून निर्माण अति आवश्यक है। कानून निर्माण अति आवश्यक है, तब क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। लेकिन यहां पर 44वां संविधान संशोधन एक किया गया। आपके मन में भी यह सवाल आ सकता है कि क्या जो राष्ट्रपति को यहां पर संतुष्ट होने की बात की गई है, क्या इसको हम चुनौती दे सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर चुनौती इसको दिया जा सकता है 44वें संविधान संशोधन के आधार पर। 44वां संविधान संशोधन किया गया संतुष्ट शब्द को डिफाइन करने के लिए। तो 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था, और आपको ये मालूम होगा 1978 में हुआ है। 44वां संविधान संशोधन होता है और यहां पर बतलाया गया कि असद्भावना के आधार पर, यानी कि गलत भावना के आधार पर अगर राष्ट्रपति ने ऐसे किसी कानून का निर्माण किया है तो उस बात की क्या कर सकते हैं, हम न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति के अध्यादेश को चुनौती दिया जा सकता है या नहीं, तो ध्यान यहां पर रखना है आपको कि राष्ट्रपति जो संतुष्ट शब्द को बताया गया है, इसको 44वें संविधान संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया कि असद्भावना के आधार पर राष्ट्रपति के संतुष्टि शब्द को यहां पर डिफाइन किया गया है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा एक कंडीशनल पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट दोस्तों आपका हो जाता है कि एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो पार्लियामेंट है वो किस सूची के विषय पर कानून बनाता है? तो आपको मालूम होगा, आपका आंसर आएगा कि पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट पर कानून बनाता है। पार्लियामेंट क्या करता है, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाता है। तो यहां पर भी वही चीज लागू होगी कि राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस होगा ये किस पर लागू होगा, तो संघ सूची के विषय पर। किस पर होगा, संघ सूची के विषय पर ही इसको जारी किया जा सकता है। संघ सूची के विषय पर ही राष्ट्रपति जो है अध्यादेश को जारी कर सकता है। दूसरी एक कंडीशन और हो जाती है कि वही संवैधानिक सीमाएं इस पर लागू होंगी जो कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा लागू की जाती हैं। अब दूसरा एक पॉइंट आपने और भी पढ़ा हुआ था, जब हम लोगों ने, याद करिए कि जब हम लोगों ने आर्टिकल 13 पढ़ा था तो वहां पर हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि पार्लियामेंट किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगी जो कि फंडामेंटल राइट को कम करती हो, फंडामेंटल राइट को कम करने वाली विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 13 में ही ये बात लिखा गया है कि अगर संसद किसी कानून का निर्माण कर रही है तो वो फंडामेंटल राइट में
जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसको कम न करता हो, है ना। तो पार्लियामेंट जहां जहां पर पार्लियामेंट्री लॉ लागू होता है वो सारी चीजें आपको लागू हो जाएंगी ऑर्डिनेंस पर भी। कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति किसी ऐसे कानून राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो राष्ट्रपति ऐसे किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार या फिर अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं रखता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। हम मान लेते हैं कि किसी एक विषय पर ये जितनी कंडीशंस आपने अभी तक देखी हैं इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, माने कि संसद का कम से कम एक सदन सत्र में नहीं था, राष्ट्रपति को लगा कि ये बहुत आवश्यक मुद्दा है, इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश को जारी कर दिया, कानून बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? तो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश को जारी किया था वो कानून की तरह पूरे देश में लागू हो गया। अब लागू होने के बाद आपको ध्यान में रखिएगा, तो अगला जो बैठक होगी संसद की, चूंकि संसद से अनुमोदन आवश्यक है, तो संसद से अनुमोदन के लिए आपको एक बात तो कंफर्म होगा ना कि मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है संसद की बैठक में, मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है संसद की बैठकों के बीच में, तो वो कितने दिन का होता है? ये होता है 6 मंथ के लिए। कितना होता है ये? 6 मंथ्स के लिए। तो मान लीजिए कोई बैठक हुई थी और बैठक जिस दिन समाप्त होती है उसके अगले दिन ही कानून निर्माण की आवश्यकता हो गई। अब अगली बैठक जो होगी वो मान के चलें आपकी 6 महीने के बाद होनी है। तो जिस दिन से जब संसद की पुनः बैठक होगी, ध्यान रखिएगा, अब ऐसे आप बनाइए इसको, जब संसद की पुनः बैठक होगी तब क्या किया जाएगा? जब संसद की पुनः बैठक होगी तो इसके बाद में हमें इस अध्यादेश को पारित करवाने की आवश्यकता होगी। संसद की बैठक होगी तो दोनों सदनों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। सदनों के समक्ष इसको हम क्या करेंगे? सदनों के समक्ष हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग प्रस्तुत कर देंगे, है ना। संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसको प्रस्तुत करेंगे। अगर दोनों सदन इसको पारित कर देते हैं तो ये कानून हो जाएगा। यहां पर दोनों कंडीशन को आप समझिएगा। दोनों सदनों के द्वारा अगर यह पारित हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? यह कानून बन जाएगा और आगे क्या होगा? यह कंटिन्यू हो जाएगा। आगे यह कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर यह पारित नहीं होता है, पारित नहीं होता है तो क्या होगा? पारित नहीं होता है तो क्या होगा? यह समाप्त हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात यहां पर क्लियर है। पहले क्या होगा कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को जारी कर दिया, संसद की जब पुनः बैठक होगी तो दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों सदनों के द्वारा अगर इसको पारित कर दिया जाता है तो कानून बन जाएगा। अगर पारित नहीं होता है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा अध्यादेश में, मैक्सिमम टाइम कितने दिनों तक लागू रह सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कितना होता है? संसद की बैठक से 6 महीने के बाद बैठक होगी और मैक्सिमम कितना? 6 सप्ताह के भीतर इसको क्या होना चाहिए? पारित हो जाना चाहिए। तो एक तो यहां पर 6 माह रहा था, 6 मंथ्स यहां पर रहा था, और बैठक के 6 सप्ताह के भीतर, बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पारित होना पड़ेगा। अगर ये पारित नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? यह समाप्त हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने दिनों तक रहेगा,
तो ये 6 मंथ्स पहले से था और प्लस ये 6 वीक हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 महीना और 6 सप्ताह के लिए यह मैक्सिमम प्रभावी रहता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस दौरान जो हमारा ऑर्डिनेंस है ये पूरी तरीके से उसी तरह काम करेगा जिस तरीके से आपका संसद के द्वारा बनाया गया कानून कार्य कर रहा होता है। अब यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ऑर्डिनेंस को बीच में यानी कि पारित होने से पहले ही इसको समाप्त करने की आवश्यकता है, तो किसी भी समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको वापस लेने का अधिकार किसको होगा, तो वापस लेने का अधिकार भी किसको होगा, तो राष्ट्रपति को होगा। लेकिन यहां पर ध्यान आपको रखना है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इसको जारी करेगा और वापस लेता है। एक चीज आपको यहां पर नोट करके लिखना है, आपको यहां पर एक पॉइंट नोट करके लिखना है कि यह संविधान संशोधन विधेयक पर काम, संविधान संशोधन विधेयक के लिए विधेयक हेतु इसको जारी नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता है। सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाता है, या सवाल ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो दोनों टाइप के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत होगी। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सवाल आपसे एक और पूछा जा सकता है कि क्या अमेरिका और ब्रिटेन में भी अध्यादेश जारी करने की प्रथा है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और ब्रिटेन में, इन दोनों में यह व्यवस्था नहीं है। कहां कहां पर, अमेरिका और ब्रिटेन में, अमेरिका और ब्रिटेन में यह व्यवस्था नहीं है। कौन सी, ऑर्डिनेंस जारी करने की व्यवस्था न तो अमेरिकन संविधान में है और न ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की व्यवस्था किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित था। तो राष्ट्रपति का जो पूरा टॉपिक था इसको हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आपको हो तो आप ज्यादा कोशिश ये करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करिए। साथ ही साथ जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए उसको आप सॉल्व करिए। अच्छे तरीके से चीजों को अभ्यास करने की जरूरत है। चलिए अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं और अगला जो टॉपिक आपका होगा वो है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप जानते हैं कि हमारी संसदीय व्यवस्था का या हमारी गणतंत्रीय व्यवस्था का, रिपब्लिकन सिस्टम का जो सबसे सुप्रीम पोस्ट होती है, सबसे सर्वोच्च पोस्ट होती है, वो होता है राष्ट्रपति का। संसदीय व्यवस्था के क्रम में अगर देखेंगे तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का और दूसरा जो पद होता है सेकंड सुपीरियर पोस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो पहला ही पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा सवाल अब बहुत रेयर केसेस में आते हैं, चूंकि बहुत सिंपल बात है, इसको आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है, हेडिंग आपको बनाना है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की बात करनी है। ये क्या होता है, ये जो होता है दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है ना। दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद हमने लिया है ये किस देश के संविधान से लिया है, तो अमेरिकन उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। कहां पर, अमेरिकन उपराष्ट्रपति की तर्ज पर, अमेरिकन उपराष्ट्रपति की तरह, अमेरिकन उपराष्ट्रपति की तर्ज पर हमारे देश के संविधान में भी एक उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था किया गया है। चलिए दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो इलेक्शन होता है ये कैसे किया जाता है, डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है। तो इसका जो चुनाव होगा, चुनाव इसका कैसा होता है,
तो इसका चुनाव जो होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से यह जनता के द्वारा चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसका इलेक्शन किया जाता है। और निर्वाचक मंडल की अगर हम लोग बात करें, चूंकि इसी तरीके से आपने देखा था कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका इलेक्शन हो रहा है जनता के द्वारा। तो यहां पर क्या होगा, इसके लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और ठीक जैसे राष्ट्रपति का आपने देखा था, तो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज को आप याद करिए, रिवाइज करिए, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या लिखेंगे, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मतलब इसका अब आप समझ गए होंगे, जितने शब्द लिखे गए हैं उन सभी शब्दों का हूबहू मतलब आप निकालिए कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में क्या रखना है। एक तो आप जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र को पूरा कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 35 वर्ष की उम्र जो है वो पूरी होनी चाहिए। और अगला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो होता है कि उपराष्ट्रपति अगर कोई बनने चल रहा है तो यह राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सदस्य बनने की, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। केवल यहां पर ध्यान रखिएगा, योग्यता की बात है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसके पास होनी चाहिए, सदस्य होना आवश्यक नहीं है, सदस्य नहीं होना चाहिए, आप ऐसा इसको समझिए। और दूसरा एक कंडीशन होती है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और नामांकन के लिए इसके 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। कितना, 20 प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है। सवाल आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति के लिए कितना होता है, तो 50-50, और उपराष्ट्रपति के लिए कितना होता है, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। प्रस्तावक जो होते हैं वो अलग होने चाहिए और अनुमोदक जो होंगे वो भी अलग होने चाहिए। एक ही व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है। यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल बातें हैं। हाँ, सवाल यहां पर एक पूछा जा सकता है आपको, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता किसके पास होनी चाहिए, और सदस्य नहीं हो तो वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसके लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इस तरीके की कंडीशनल बातें आपको ज्यादा माइंड में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि इसका चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से इसका चुनाव किया जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है उपराष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन की दोस्तों प्रक्रिया होती है, ठीक वही प्रक्रिया है जो आपको राष्ट्रपति के लिए बताया गया था। जैसे कि इसका भी चुनाव कैसा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। कैसा इसका इलेक्शन होगा, तो इसका इलेक्शन भी होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए होता है।
कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ये, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। और दूसरा एक पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है कि एकल संक्रमणीय मत, या यह इसको हम कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत के जरिए, एकल संक्रमणीय मत के जरिए। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए इसका इलेक्शन करवाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है वो कैसा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए इसका इलेक्शन करवाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। देखिए अगला पॉइंट क्या होगा कि उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन के बाद यह भी क्या करता है? एक ओथ लेता है, शपथ लेता है। तो शपथ की बात हम लोग अगर करें तो उपराष्ट्रपति किसके सामने यह शपथ ग्रहण करेगा? तो आंसर आपका हो जाएगा कि यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। अब दूसरा एक पॉइंट जरा समझिएगा कि राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो कौन करेगा? नहीं होगा तो किसके सामने लेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष यह क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति किसके सामने लेता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह शपथ लेता है राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कंडीशन तो आपने पहले पॉइंट में ही देख लिया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी सदन या फिर किसी भी राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सभी बातों को अगर घुमा फिरा करके ना कहें, सीधा एक पॉइंट कहें, तो कहीं भी या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? जो उपराष्ट्रपति इलेक्ट होने वाला है वो कंडीशन क्या है, या इलेक्ट हो गया है तो वो किसी भी सदन का, चाहे वो उच्च सदन की बात करें हम लोग केंद्र में, या फिर राज्यों में हम लोग किसी भी सदन की बात करें, विधानसभा या विधान परिषद की बात करें, तो किसी भी सदन में यह सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उस सीट को इसके रिक्त मान लिया जाएगा। बात क्लियर है? ये सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो क्या होगा? यदि हुआ तो पद ग्रहण की तारीख से, जिस दिन ये पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण से रिक्त माना जाएगा, वैकेंट हो जाएगी, रिक्त माना जाएगा। मतलब समझ में आ गया कि उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा, और अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उसके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति है तो उसके समक्ष शपथ लेता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा यहां पर कि अगर कहीं पर भी किसी भी सदन का सदस्य, पहली कंडीशन है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन केस अगर कहीं का भी ये सदस्य रह गया है तो वहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? वहां पर कंडीशन हो जाएगी कि जिस दिन से यह उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा उसी दिन से उसकी जो भी सदस्यता है वो समाप्त मान ली जाएगी। तो इसका मतलब है कि कहीं का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ का सदस्य बनने की इसके पास योग्यता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि इसके पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए।
सदस्य ये कहीं का नहीं रहेगा, लेकिन योग्यता इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। चलिए अब इसके हम लोग टेन्योर को देख लेते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल देखिए, आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल कितना होगा, तो ये कितना हो जाता है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लेकिन अमूमन क्या होता है, सामान्य तौर पर कि जितने भी आपके संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं कि जब तक अगला पदाधिकारी नहीं आ जाता है, तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो सामान्य तौर पर कितना आप समझेंगे, 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर चाहे तो 5 साल से पहले भी इसका पद रिक्त हो सकता है। पहली कंडीशन क्या होगी कि यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को यह त्यागपत्र दे सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर के, 14 दिन पूर्व सूचना देकर के, 14 दिन पूर्व सूचना देकर के क्या किया जा सकता है कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे। संकल्प प्रस्ताव पारित करेगा, 14 दिन पूर्व सूचना, राज्यसभा एक संकल्प प्रस्ताव पारित करेगा। और ध्यान रखिएगा कि यह संकल्प प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, बहुमत से होना चाहिए। और एक कंडीशन है, कंडीशन क्या हो जाएगी यहां पर कि लोकसभा इससे क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। बात क्लियर हुई कि अगर उपराष्ट्रपति को, जो कि राष्ट्रपति को आपने देखा था कि उसको पद से हटाना है तो बड़ी एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो यहां पर आपको ध्यान में रखिएगा कि उपराष्ट्रपति सामान्य तौर पर अपने पद पर 5 वर्षों के लिए बना रहता है। कंडीशन क्या होगी कि यह राष्ट्रपति को अपना रिजाइन भी दे सकता है। दूसरी कंडीशन होगी कि राज्यसभा के सदस्य संकल्प प्रस्ताव पारित करके, बहुमत से पारित करके, ये लोकसभा की सहमति अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है, बशर्ते 14 दिन पहले इसको सूचना देनी होगी कि आपको हटाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दूसरी एक बात यहां पर और समझिएगा कि जिस तरीके से आपने देखा था कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार क्या था, आधार यहां पर बतलाया गया था कि संविधान का उल्लंघन होना चाहिए। तो यहां पर उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का कोई भी आधार नहीं दिया गया। कंडीशन यहां पर क्या होगी, हटाने का आधार क्या होगा, हटाने का आधार क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं दिया गया है। इसका कोई भी आधार नहीं बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हम पद से हटा सकते हैं। अब जैसे परंपराएं हैं तो परंपराओं के तौर पर आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि संविधान का उल्लंघन इसके लिए भी हो सकता है एक मर्यादा के तौर पर, जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लंघन बताया गया है। अब इसके बाद में मैं अगर एक बात और कहूं कि क्या उपराष्ट्रपति दोबारा भी री इलेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति की कंडीशन में देखा था कि राष्ट्रपति भी क्या होता है, इसका भी री इलेक्शन हो सकता है, री इलेक्शन हो सकता है किसका, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, इन सभी का री इलेक्शन करवाया जा सकता है। और कितनी बार इसका री इलेक्शन हो सकता है, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार ये री इलेक्ट हो सकता है। लेकिन अब वही फिर से बात है कि परंपरा के तौर पर ये क्या करता है कि सामान्य तौर पर ये ज्यादा से ज्यादा 2 बार बनते हैं। ये परंपरा है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर निश्चित है, ये कंपलसरी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही वहां पर एक व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब इसका पद खाली हो जाए, जैसे मान लीजिए कि उसने
त्यागपत्र दे दिया है। अब जो इलेक्शन होगा, पद काल जो पद होगा, ये इसका कार्यकाल पूर्ण होने से पद रिक्त होना हो तो इसके पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा। मतलब कि अगर 5 साल इसका पूरा होना है तब तो पूरी व्यवस्था पहले से ही लग जाती है, इलेक्शन कमीशन लग जाता है। तो पद का पूर्णतः कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले ही इसका इलेक्शन करवा लिया जाता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, आकस्मिक रिक्ति अगर हो गई है तो जितना जल्दी हो सकेगा इसका इलेक्शन करवा लिया जाएगा, यानी कि यथाशीघ्र इसका चुनाव करवाए जाने की पूरी व्यवस्था होगी। नया उपराष्ट्रपति जो बनेगा वह पद ग्रहण करने की तारीख से फिर से 5 साल के लिए काम करेगा। तो यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 6 महीने के लिए। बात यहां पर क्लियर है, इसको थोड़ा सा और समझिए। अब यहां पर कंडीशन हम लोग क्या बना रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो है, इसका पद रिक्त हो गया है। अब पद रिक्त होने पर क्या होगा कि यथाशीघ्र इसका इलेक्शन करवाया जाएगा। इसका इलेक्शन जो होगा यह यथाशीघ्र होगा, इलेक्शन इसका करवाया जाएगा। अब यथाशीघ्र इलेक्शन तो करवाया जाएगा, ये कब कंडीशन होगी? जब कार्यकाल इसका पूर्ण हो जाएगा। इसका कार्यकाल जब इसका पूर्ण हो जाएगा तब तो पूरी व्यवस्था पहले से लग जाएगी। लेकिन अगर आकस्मिक रिक्ति होती है, आकस्मिक रिक्ति अगर होती है, इमरजेंसी में इसका पद, उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो क्या कंडीशन बनेगी? तो यहां पर आकस्मिक रिक्ति में जल्दी से इसके लिए भी चुनाव, जल्दी से इलेक्शन करवाया जाएगा। इलेक्शन के बाद जो नया वाला उपराष्ट्रपति आएगा तो नया वाला उपराष्ट्रपति जो होगा ये कितने समय के लिए कार्य करेगा, कितने समय के लिए कार्य करेगा? तो ये भी अपना क्या करेगा, पूर्ण कार्यकाल तक यह कार्य करेगा। अर्थात कितने समय के लिए? तो 5 वर्ष के लिए इसका इलेक्शन करवाया जाता है। बात यहां पर समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यही कंडीशन राष्ट्रपति के बारे में हो तो यहां पर जो भी कार्यवाहक बनेगा उपराष्ट्रपति, तो वो अपने कितने समय तक के लिए बना रहेगा? जब तक इसका इलेक्शन नहीं हो जाता। और जो नया वाला आएगा वो कितने दिनों तक काम करेगा? तो ये अपना पूरा 5 साल के लिए यह काम करेगा। अब दूसरा एक सवाल आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? विवाद अगर हो जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा वही क्या होगा, अंतिम होगा। तो विवादों का जो निपटारा होता है, विवादों का जो निपटारा होता है ये कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। अक्सर सवाल आपसे ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय लेता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा वो अंतिम हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कंडीशनल पॉइंट एक बना लीजिए कि अपूर्ण निर्वाचक मंडल, अपूर्ण निर्वाचक मंडल के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब इसका समझ रहे हैं? मतलब इसका हो गया कि जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज है, उस इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी सदस्य हैं, अब उन सदस्यों में से अगर किसी भी सीट, कोई भी सीट अगर खाली है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में फला सीट खाली थी तो इस आधार पर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब दूसरी एक कंडीशन आती है,
मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन था वो अवैध घोषित हो जाता है, तो अवैध घोषित होने के पहले उपराष्ट्रपति ने जितने भी काम किए हैं क्या वो वैलिड होगा या इनवैलिड हो जाएगा। तो बहुत क्लियर आप इस बात को समझते रहिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को इनवैलिड होने से पहले उपराष्ट्रपति ने जितने कार्य किए हैं वो सभी के सभी कार्य क्या होंगे, वैलिड होंगे पूरे तरीके से। तो ये कोई भी काम जो होगा वो अवैध नहीं होगा, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, इसके पावर क्या होते हैं, ये बात हम लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ज्यादातर आपको सवाल तो राज्यसभा का सभापति वाला जो पॉइंट है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पहला कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्या होता है, राज्यसभा का, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, सिटिंग चेयरमैन कौन होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है यही इसका सिटिंग चेयरमैन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसके बाद में देखिएगा, अच्छा एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा कि पदेन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि कोई और इसमें बनेगा। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह ये भी काम करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी सीनेट का पदेन सभापति होता है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्यसभा होता है उच्च सदन, उसी तरीके से अमेरिका में भी, अमेरिका को थोड़ा सा आप कंपेयर कर लीजिए, इसी तरीके से अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, यही चेयरमैन होता है कहाँ का, यही चेयरमैन होता है कहाँ का, ये सीनेट का होता है। ये सीनेट का क्या होता है, ये चेयरमैन होता है। बात यहां पर कंफर्म हो गई। तो अमेरिकन उपराष्ट्रपति सीनेट का अर्थात उच्च सदन का चेयरमैन होता है। ठीक उसी तरीके से इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है यह अपर हाउस का अर्थात राज्यसभा का, यह भी क्या करता है, सिटिंग चेयरमैन के रूप में काम करता है। दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए, सामान्य तौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली हो रहा है तो उसके पहले ही इलेक्शन की प्रोसेस पूरी कर ली जाती है। लेकिन अगर इमरजेंसी में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और इस उपराष्ट्रपति को ध्यान से समझिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति ये किस तरीके से काम कर रहा है, अगर यह एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, अगर यह एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है तो कितने महीने तक यह काम करता है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में मैक्सिमम कितने दिन तक कार्य कर सकता है, तो मैक्सिमम यह 6 मंथ्स तक के लिए यह काम कर सकता है। कितना अधिकतम काम कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा यह 6 महीने के लिए बतौर राष्ट्रपति काम कर सकता है। लेकिन ध्यान अब रखिएगा कि जब यही उपराष्ट्रपति कहां चला गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में चला गया, तब यह सभापति होगा कि नहीं, सभापति नहीं होगा, तब यह सभापति नहीं होगा। फिर सभापति कौन होगा, मैंने आपको बताया कि जितने भी पदेन व्यक्ति होंगे, मींस जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा। तो कंफर्म हो गया कि अगर ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब है
कि यह सभापति अब नहीं होगा। तो कौन होगा? जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वही क्या करेगा? सभापति के रूप में भी काम करेगा। अब एक पॉइंट आप यहां पर कंपेयर करना है अमेरिका से। अमेरिका से क्या कंपेयर करेंगे कि अमेरिकन राष्ट्रपति यहां पर जो यहां पर आपने 6 मंथ लिखा है, तो अमेरिका में अगर कोई भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, कोई भी अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, तो यहां पर वह कितने दिनों तक काम करेगा? शेष कार्यकाल के लिए, शेष कार्यकाल तक कार्य करेगा। कैसे? इसको जरा समझिएगा कि मान लीजिए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है कुल 4 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। मान लीजिए कि 1 साल तक ही इसने अपने कार्यकाल को पूरा किया और इसकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो शेष कार्यकाल कितना बचा? 3 साल बना। अब जो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा वो कितने दिन काम करेगा? 3 साल के लिए काम करेगा। और भारत में क्या है? मैक्सिमम 6 मंथ, जो कि 6 महीने के भीतर इसका इलेक्शन अनिवार्य रूप से करवा लिया जाता है। वेतन इसको किसका मिलता है? तो वेतन क्या मिलता है? सामान्यतः राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। वेतन इसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति का वेतन इसको दिया जाता है। मतलब कि जो काम करेगा, काम किसका करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में यह कार्य करता है, तो इसको उपराष्ट्रपति को वेतन किसका मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसका वेतन मिलता है। जब यह एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा तो उसको प्रेसिडेंट का वेतन मिलेगा। मतलब कि जो काम करेगा वही इसको वेतन मिलेगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी हम लोगों की उपराष्ट्रपति के बारे में। अगली क्लास में अब हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आज के लिए हमारी और आपकी मुलाकात बस यहीं तक है। अगली क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।